सोचिए एक ऐसी जेल जहां जाने का मतलब महज कोई सजा काटना नहीं था, बल्कि एक जिंदा लाश बन जाना था। एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा को भी पूरी तरह से कुचल देने के लिए बनाया गया था, जहां से लौटकर आना लगभग नामुमकिन सा था। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण यानी इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के इसी खौफनाक अध्याय का गहराई से सामना करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं काला पानी की। ये सज़ा आखिर क्या थी, इसे क्यों बनाया गया और कैसे हमारे क्रांतिकारियों का हौसला टूटने के बजाय और भी फौलादी होकर उभरा, आज हम यही समझेंगे। तो इस पूरी खौफनाक कहानी की जड़ें जुड़ी हैं 1857 के उस महान विद्रोह से। उस वक्त अंग्रेज़ों के मन में एक बात बुरी तरह बैठ गई थी कि अगर भारत में दोबारा ऐसी बगावत हुई तो उनका यहाँ टिकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां से उसका नामो निशान ही मिट जाए। इसी सोच के साथ 1896 में एक ऐसी खौफनाक इमारत का निर्माण शुरू हुआ जिसका अंत 1947 में हमारी आज़ादी के साथ हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये काला पानी आखिर था क्या। दरअसल अंग्रेजों ने इसके लिए हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच बसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चुना था। चारों तरफ अथाह गहरा समुंदर, बेहद घने जंगल, जहरीले कीड़े और भागने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं। उस दौर के समाज में गहरे समुंदर को पार करना वैसे भी एक बड़ा अपशकुन माना जाता था। इसी भौगोलिक एकांत और खौफ की वजह से इसे काला पानी का नाम दिया गया। और पता है, सजा तो उस द्वीप पर पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती थी। जहाज़ों में कैदियों को बिल्कुल जानवरों की तरह ठूसकर, भारी जंजीरों में जकड़कर हजारों किलोमीटर दूर ले जाया जाता था। सफ़र में खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी और पीने के लिए ना के बराबर पानी मिलता था। ये सफ़र इतना अमानवीय होता था कि कई कैदी तो द्वीप तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। खैर, अगर कोई कैदी उस भयानक सफ़र को झेलकर किसी तरह जिंदा पहुंच भी गया तो असली नरक वहां उसका इंतजार कर रहा होता था। पहुंचते ही उनका पहला काम होता था घने अनजान जंगलों को काटना। उन्हें खतरनाक दलदलों में उतार दिया जाता था जहां उनसे भारी पत्थर तुड़वाए जाते थे, और जो भी थकान के मारे जरा सा भी रुकता या गिर जाता उसे बेरहमी से कोड़े मारे जाते थे। लेकिन दलदल और जंगलों की वो मार तो बस एक शुरुआत भर थी। अंग्रेजों का सबसे खौफनाक हथियार तो अभी बाकी था, और वो थी उनकी एकांत की वास्तुकला यानी सेल्यूलर जेल। 1896 में जब इसे बनाना शुरू किया गया तो इसका सिर्फ एक ही मकसद था, इंसानी संपर्क को पूरी तरह से नष्ट कर देना। इसे कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि हर कैदी बिल्कुल अकेला रहे और उसके मन में उम्मीद की कोई छोटी सी किरण भी बाकी ना बचे। इस एकांत को पुख्ता करने के लिए जो ढांचा तैयार हुआ उसमें एक नंबर बहुत अहम था, और वो नंबर था 7। इस विशाल जेल में कुल 7 विंग्स बनाए गए थे। ये सातों विंग्स एक साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह बीच के एक टावर से जुड़े थे। हर पंख में कोठरियों की लंबी कतारें थीं। ये पूरा डिजाइन सिर्फ इसलिए था ताकि कोई भी कैदी किसी दूसरे कैदी का चेहरा तक ना देख सके। बिल्कुल संपूर्ण एकांतवास। और जरा इन कोठरियों की बनावट के बारे में सोचिए। ये इतनी ज्यादा तंग थीं, इतनी छोटी थीं कि एक इंसान वहां ठीक से लेट भी नहीं सकता था। एक ऐसी जगह जहां आप ना तो किसी से बात कर सकते हैं और ना ही अपने थके हारे शरीर को सीधा करके आराम कर सकते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तोड़ देने की। इन दीवारों के अंदर जो चल रहा था ना, उसे यातनाओं की मशीनरी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। रोजमर्रा की सजाएं ऐसी थीं जो शरीर के पोर पोर को दर्द से भर दें। कैदियों से वो काम करवाए जाते थे जो किसी इंसान के बस के थे ही नहीं। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि इंसानियत को खत्म कर देने की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया थी। जेल के अंदर कैदियों से दिन दिन भर तेल का कोल्हू बिल्कुल वैसे चलवाया जाता था जैसे खेतों में बैलों से काम लिया जाता है। जरा कल्पना कीजिए, इस अमानवीय काम से कंधे पूरी तरह छिल जाते थे, हाथों में भयानक छाले पड़ जाते थे। इसके अलावा नारियल कूटना, रस्सियां बनाना और सजा के तौर पर बस घंटों तक लगातार खड़ा रखना, ये सब इसलिए था ताकि शरीर पूरी तरह जवाब दे जाए। लेकिन अब हम इस कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो रोंगटे खड़े कर देता है। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि यहां सिर्फ आम अपराधी नहीं बल्कि भारत माता के सच्चे सपूत कैद थे। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ल जैसे कई महान क्रांतिकारी यहां लाए गए थे। उनका कसूर क्या था?
सिर्फ इतना कि वो भारत को आज़ाद देखना चाहते थे। और अंग्रेज़ों की इतनी क्रूरता के बावजूद इन वीरों की आत्मा अडिग रही, उन्होंने झुकने से साफ इनकार कर दिया। वीर सावरकर जी का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्हें इतनी कठोर यातनाएं दी गईं कि कोई भी इंसान अपना मानसिक संतुलन खो दे, लेकिन जब उन्हें कागज और कलम नहीं मिले तो उन्होंने जेल की कठोर दीवारों पर ही कीलों और पत्थरों से कविताएं लिख डालीं। ये महज शब्द नहीं थे, ये उनके हौसले को जिंदा रखने का जरिया थे। सच ही है, जब भीतर आज़ादी की लौ जल रही हो तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। और जब ये अत्याचार बर्दाश्त के बाहर हो गए तो इन वीरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके जवाब में ब्रिटिश अधिकारियों ने जो किया वो और भी अमानवीय था। उन्होंने कैदियों की मांगें सुनने के बजाय रबड़ की नलियां उनके गले में ठूसकर उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाना शुरू किया। ये इतनी क्रूर प्रक्रिया थी कि कई कैदियों की तो बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गई। कई पागल हो गए और कई तो ऐसे थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में भी दर्ज नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना, अहंकार में इंसान सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। अंग्रेज भी एक बहुत बड़ी बात भूल गए थे। इंसान के शरीर को तो कैद किया जा सकता है, उसे यातनाएं दी जा सकती हैं, लेकिन उसके विचारों को कभी बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता। अंग्रेजों की ये अत्यधिक क्रूरता उन पर ही भारी पड़ गई। इसे एक बूमरैंग इफेक्ट कह सकते हैं, जहां चोट मारने वाले पर ही उसका हथियार पलट कर वार कर देता है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ था अंग्रेजों का इरादा, वो चाहते थे कि क्रांतिकारियों की आत्मा टूट जाए और उनका नामो निशान मिट जाए। लेकिन दूसरी तरफ असल नतीजा क्या निकला? इन यातनाओं की कहानियां समंदर पार करके भारत की मुख्य भूमि तक पहुंच गईं। इन कहानियों ने लोगों के गुस्से में घी का काम किया और आज़ादी की जो आग सुलग रही थी वो एक ना बुझने वाली ज्वाला में बदल गई। और इसी ज्वाला का नतीजा था 1947 में मिली आज़ादी। जिस जेल को अंग्रेजों ने भारतीयों की आत्मा कुचलने के लिए बनाया था, आज उसकी अहमियत पूरी तरह से बदल चुकी है। आज वही सेल्युलर जेल हमारे राष्ट्रीय गौरव और असीम धैर्य का एक पवित्र स्मारक बन चुका है। आज लोग वहां जाते हैं उन वीरों को सलाम करने, जिन्होंने नरक जैसी यातनाएं सहकर भी इस देश से प्यार करना नहीं छोड़ा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि काला पानी सिर्फ किसी सजा का नाम नहीं था, ये ब्रिटिश क्रूरता का चरम था। लेकिन जाते जाते एक विचार पर गौर कीजिएगा, जब इंसान के दिल में आज़ादी का सपना पल रहा हो तो दुनिया की कोई भी काली रात उसे सच होने से नहीं रोक सकती। जरा सोचिए, अगर उन वीरों में वो अदम्य साहस ना होता तो क्या आज ये खुली हवा मयस्सर होती? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।